नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में एकदम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन होंगे आपके पेड के लिए और यूपीपी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके जीएस के सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग मिक्स। ठीक, तो जल्दी से सभी लोग इसको शेयर कर दो, शेयर कर देना सब लोग। ठीक, क्वेश्चन आपको दिखेगा और आपको एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। मुगल काल में अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। ऑप्शन है सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय। जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट में आंसर तुरंत देना है, बाकी इसका एक्सप्लेन हम बताते हैं। तो मुगल काल में अंग्रेजों ने सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। तो जो अंग्रेजों ने चलाया था, देखो पहले ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सूती वस्त्र। सूती सूती वस्त्र था। दूसरा ऑप्शन है नील, सूती वस्त्र, नील। तीसरा ऑप्शन है अफीम। चौथा ऑप्शन है चाय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों के टाइम पे या मुगल काल में अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र। क्योंकि जो अंग्रेज भारत आए थे वो क्या करने आए थे, सूती वस्त्रों के को मतलब सूती वस्त्र की फैक्ट्री तो लगाने आए थे भारत में। भारत में जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले सूती वस्त्र की फैक्ट्री लगाने आए थे। ठीक, तो आपने अगर मुगल काल पढ़ा होगा, मुगल काल, तो मुगल काल में सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाने आए थे वो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक, देखो जो सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र, ये सबसे पहले इसकी जो फैक्ट्री है, सूती वस्त्र की फैक्ट्री पूछा जाएगा। सूती वस्त्र की जो फैक्ट्री है, सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं 1608 में, जिनका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। 1608 में कौन आते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं 1608 में। ठीक, यही 1608 में आते हैं तो सबसे पहले इस अस्थाई फैक्ट्री लगाते हैं। अस्थाई फैक्ट्री लगाते हैं कहां पे, मछलीपट्टनम भी इसको कहते हैं, मछलीपट्टनम। सबसे पहले फैक्ट्री कहां पे लगती है अंग्रेजों की, अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम, ये मछलीपट्टनम इसको कहते हैं। और दूसरी फैक्ट्री स्थायी लगाते हैं, स्थायी फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में। ठीक, तो सूती वस्त्र जो मुगल काल में अंग्रेजों ने सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, सूती वस्त्र। सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के शासनकाल में। ये सारे कब आते हैं, जहांगीर के शासनकाल में आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहला। इसने 1608 में पहले अस्थायी फैक्ट्री लगाई, मतलब पहले यहाँ फैक्ट्री लगाई लेकिन वो चली नहीं, दोबारा स्थायी फैक्ट्री लगाई कहां पे, सूरत में। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले फैक्ट्री कहां पे लगी, मछलीपट्टनम में। ठीक, लेकिन पूछा जाए कि सबसे पहले अस्थायी फैक्ट्री, तभी मछलीपट्टनम में। सबसे पहले स्थायी फैक्ट्री सूरत में। ठीक, अब कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आता है, 1660 में। दूसरा 1615 में आता है सर टॉमस रो। 1615 में पहले कौन आता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, दूसरा कौन है, सर टॉमस रो आता है। ठीक, नील, अगर हम नील की बात करें तो नील के बारे में हम सुनते हैं लगभग गांधी युग में, 1617 में 1917 में 1917 में एक आंदोलन होता है नील के विरोध में। आपने पढ़ा होगा तिनकठिया पद्धति कहां पे चलती थी, ये चंपारण में। चंपारण कहां पे है, बिहार में तिनकठिया पद्धति। 3 कठिया मतलब 3/20। आप पूरी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इसी के विरोध में नील आंदोलन चला था। कब चला था, 1917 में। तो क्वेश्चन आता है कि जो नील आंदोलन चला, नील
के विरोध में। ये कहाँ पे चला था? चंपारण में 1917 में। ठीक, चंपारण आंदोलन 1917। इसमें कितने भाग पे खेती होती थी नील की? 3/20 भाग पे, 3/20 बीघे। ठीक, अब ये आंदोलन चला था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष था कौन था? गांधी जी। गांधी जी अध्यक्ष बने थे, लेकिन पूछा आता है कि गांधी जी को यहां से बिहार कौन ले गया था? बिहार में किसने बुलाया था गांधी जी को? तो एक थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल का नाम सुना होगा। ये नील आंदोलन या चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। आपने एक सुना होगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल मिले थे गांधी जी से। गांधी जी से कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ में मिलते हैं गांधी जी से राजकुमार शुक्ल, और फिर इनको 1917 में बुलाते हैं कहां पे? चंपारण बिहार में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3/20 भाग पे खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। ये आपको करना ही पड़ेगा 3/20 भाग पे। इसी को 3 कठिया पद्धति कहते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं अफीम पे। अफीम की बात करें तो अफीम की अगर बात करें तो इसके बारे में ज्यादा लोग वही बता पाएंगे जो इसका सेवन करते हैं। ठीक, हम तो कम करते हैं, मतलब हम नहीं करते हैं, तो इसके बारे में वही ज्यादातर लोग बता पाएंगे। फिर भी हम बताते हैं आपको। अफीम की खेती ज्यादातर होती है आपके अफगानिस्तान में या पाकिस्तान अफगानिस्तान के ये क्षेत्र में। ठीक, अफीम की अगर मुगल काल में बात करें तो मुगल काल में अफीम का आदि कौन था? हुमायूं। आपने पढ़ा होगा अफीम का आदि कौन था? हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र और अकबर का पिता। ठीक, हुमायूं था आदि अफीम का। अफीम का आदि कौन था? हुमायूं। ठीक, इसके बाद चाय की बात करें, अगर हम चाय पीते हैं सभी लोग। चाय में अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में 2 उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए जैसे कहते हैं ना, नींद आने से पहले अगर चाय पी लो नींद नहीं आएगी। उत्तेजक पदार्थ 2 पाए जाते हैं, एक टैनिन पाया जाता है, एक कौन सा? कैफीन। कैफीन कैफीन और टैनिन। कैफीन और टैनिन 2 उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं चाय में। ठीक, सूती वस्त्र पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम, लेकिन अस्थायी। स्थायी फैक्ट्री सूरत में। सबसे पहले कौन जहांगीर शासनकाल में आया? 1608 में कैप्टन विलियम हाकिंस। 1615 में कौन आया? सर थॉमस रोड। ठीक, इसके बाद नील की खेती कहां पे होती थी? चंपारण में। इसके विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था कहां पे? बिहार में। कब हुआ था? 1917 में। अब यहाँ पे बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कहा मिले थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन। और चाय में कौन कौन से उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे कैफीन और टैनिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तुरंत बताओ जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष पीने से या विष देने से हुई है? विष देने से। ऑप्शन है अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, अगला है गुलबदन बेगम, और चौथा ऑप्शन है अब्बास खां सरवानी। क्वेश्चन को बताना है आपको कि बाबर की मृत्यु विष पीने से हुई है, ये किसने लिखा है? चारों ऑप्शन में लगभग आपको 2 नाम तो पढ़े ही होंगे, गुलबदन बेगम का और एक अबुल फजल का। ठीक, तो आपको बताते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम थी हुमायूं की बहन, और किसकी पुत्री? बाबर की पुत्री हो गई अगर हुमायूं की बहन है तो। गुलबदन बेगम कौन है? गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम ये कौन है? हुमायूं की बहन है, और इसने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन ने। ठीक, और इसी हुमायूं नामा में ही लिखा है कि अकबर की जो मृत्यु है, बाबर की जो मृत्यु है कैसे हुई है? विष देने से। ठीक, अगर हम कहें बाबर की कथा है, आत्मकथा, बायोग्राफी, जिसका नाम है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा,
और बाबरनामा में पूछा जाता है कि बाबरनामा में बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में लिखा है सबसे शक्तिशाली शासक या राजा, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय का नाम सुना होगा जरूर। बाबरनामा किसकी बायोग्राफी है, बाबर की, खुद लिखा है। हुमायूंनामा, हुमायूं की बायोग्राफी है, लिखा किसने है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, और इसी में कहा गया है कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई है, विष देने से। ठीक, बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, कृष्णदेव राय, दक्षिण भारत का शासक है ये कृष्णदेव राय। ठीक, इसके बाद एक ऑप्शन और यहाँ पे दिखता है जिसका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल का नाम सुना होगा। अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी, अकबर की बायोग्राफी जिसका नाम है अकबरनामा, नहीं आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी किसने लिखा है, अबुल फजल ने। किसने लिखा है, अबुल फजल, अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखा है, अबुल फजल ने। ठीक, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। और ये अबुल फजल हैं अकबर के ही 9 रत्नों में से एक है। 9 रत्न, अकबर के दरबार में कितने 9 रत्न रहते थे, 9 लोग रहते थे सबसे विद्वान लोग, उसी में एक अबुल फजल थे। और इसकी जो हत्या करवा दी थी इसी के, अकबर के पुत्र का नाम क्या था, सलीम। सलीम को जानते हैं, सलीम अकबर का पुत्र था और इसी को बाद में कहा जाता है जहांगीर। जहांगीर, सलीम कौन था, जहांगीर था। सलीम का दूसरा नाम क्या था, जहांगीर। और जब ये बचपन में छोटा था, बचपन में क्या था, छोटा, तब इसने विद्रोह करके अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। ठीक, और मुगल काल में चालू हो जाता है यहाँ पे विद्रोह पिता के खिलाफ। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च, पहला ऑप्शन है वर्धा से, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा है खेड़ा और चौथा है अहमदाबाद। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च कहां से चालू हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका साबरमती। ठीक, साबरमती। दांडी मार्च अगर हम कहेंगे, दांडी मार्च, जो दांडी मार्च है ये 12 मार्च 1930 को, यहां से कई लोग चलते हैं, आपने 500 की नोट में देखा होगा 78 लोग चलते हैं। 12 मार्च 1930 को चालू होता है और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंच जाते हैं दांडी। ठीक, 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी ये यात्रा चालू होती है 78 लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ। ठीक, 6 मार्च को पहुंचते नहीं है, 5 मार्च को ही पहुंच जाते हैं शाम को, और 6 मार्च को सुबह गांधी जी क्या करते हैं, नमक, एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक, और वहीं से चालू हो जाता है सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। ठीक, तो 12 मार्च 1930 को यात्रा चालू होती है, 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून का उल्लंघन करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जो कई सारे ऑप्शन आपके हैं, जैसे आपका खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा एक ऑप्शन है, दूसरा है अहमदाबाद। तो एक खेड़ा आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन ये 1918 में हुआ था। इसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद, एक अहमदाबाद में भी आंदोलन हुआ था जिसे अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कहते हैं। खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन ये भी हुआ था 1918 में ही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था। उग्रवादी, पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा है बाल गंगाधर, तीसरा है WC बनर्जी और चौथा है नानादेव। उग्रवादी नेता, उग्रवादी, तो आपने पढ़ा होगा नरम दल गरम दल, नरम दल गरम, गरम लोग मतलब उग्रवादी, ज्यादा गरम। ठीक, तो ज्यादा गरम थे वो उग्रवादी थे।
ज्यादा उनके दिमाग में गर्मी थी, तो वो क्या थे, उग्रवादी। नरम दल शांत स्वभाव के, जैसे गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है ये शांत स्वभाव के, मतलब है कि ये उग्रवादी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। एक ट्रिक आपको बताते हैं, लाल पाल, यहाँ पे लाल बाल पाल घोष, 4 लोग हैं। लाल बाल पाल घोष, ये उग्रवादी या कहें उग्रवादी या फिर कहें गरम दल। यही व्यक्ति उग्रवादी भी है, यही व्यक्ति कौन है, गरम दल के। ठीक है, लाल बाल पाल घोष। लाल से विपिन चंद्र, ये लाला लाजपत राय, या नहीं क्या नाम है, क्या देखो, बाल विपिन चंद्र, इनका नाम क्या नाम है इसका, देखो देखो लाला लाजपत राय नहीं। बाल से क्या है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इससे है विपिन चंद्र पाल। ठीक, और ये घोष से क्या है, अरविंद घोष, अरविंद घोष। ठीक, और ये कौन है, लाल बाल पाल घोष। लाल से कौन हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे ये ट्रिक आपको याद रखना है, लाल बाल पाल घोष। ठीक, लाला लाजपत राय हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल हो जाएगा, और अरविंद घोष। ये सारे गरम दल के नेता हैं, उग्रवादी नेता हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किस देश की सहायता से। राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, यूके मतलब कि आपका यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, रूस की सहायता से, यूएसए की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। ठीक, राउरकेला, राउरकेला की स्थापना कब हुई थी या किस देश की सहायता से हुई। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राउरकेला जो है उड़ीसा में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी जर्मनी देश की सहायता से, जर्मनी। ठीक, सबसे पहले देखो, जो ये इस्पात संयंत्र है, आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ा होगा, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, अगर आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ा होगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि। ठीक, पहली पंचवर्षीय का। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें मुख्य लक्ष्य इसका था भारी उद्योग। भारी उद्योग का मतलब है यही उद्योग आ जाएंगे, इस्पात संयंत्र। तो पंचवर्षीय योजना जो दूसरी थी, इसी में आपका आ जाता है भारी उद्योग, और इसी में इस्पात संयंत्र आते हैं। तो इसमें 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना होती है। ठीक, आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें बीरू भीरू राज दुबे, एक ट्रिक है, बीरू भीरू राज दुबे। बी से बोकारो, भी से भिलाई, रा से राउरकेला, और दू से दुर्गापुरा, बी से बोकारो, भी से भिलाई, रा से राउरकेला, दू से दुर्गापुरा। अब इसके बगल में रू लिखा है, रू का मतलब है कि रूस, ये रू का मतलब है रूस, जा का मतलब है जर्मनी, बा का मतलब है कि ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इसी को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, इसी को कहते हैं ब्रिटेन। देखो,
बीरू भीरू राज दुबे, याद रहेगा ट्रिक, बीरू भीरू राज दुबे, बीरू भीरू राज दुबे, 2-3 बार बोलेंगे आप, बीरू भीरू राज दुबे। ठीक, बीरू, बी से बोकारो, भीरू भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा, बी के बगल में रूस, भी के बगल में रूस, राउरकेला के बगल में जर्मनी। ठीक, और दुबे मतलब दुर्गापुरा ब्रिटेन। ठीक, तो अब इसमें आपसे पूछा था कि इसमें ये 4 हैं, 4 में 3 दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने थे और एक तीसरा थर्ड, ये सेकंड और ये थर्ड पंचवर्षीय योजना में बने थे। एक बना था, एक 3 बने थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में और एक बना था थर्ड पंचवर्षीय योजना में, इसी में। तो ये आपका है बोकारो, बोकारो ये बना था थर्ड पंचवर्षीय योजना में और बाकी किसमें बने थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा दूसरी पंचवर्षीय योजना में, कब बने थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। बोकारो कब बना था, रूस की सहायता से थर्ड पंचवर्षीय योजना में। ठीक, इनकी सहायता से कौन कहां पे है ये भी जान लो, बोकारो झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुरा। इसको लिख लो जल्दी से, हम बोल रहे हैं बोकारो झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुरा, दुर्गापुरा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, जल्दी से लिख लो इसको, वीडियो देख के लिख लेना इसको आराम से रोक के। ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे थी, भारी उद्योग पे। और भारी उद्योग में तीन बनाए गए थे इस्पात संयंत्र, कौन कौन से, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा। एक बनाया था तीसरी में, कौन सा, बोकारो, रूस की सहायता से बोकारो। ठीक, इसको लिख के 2-3 बार याद कर लेना इसको, कल इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगला है राज्य में न्यायाधीश, राज्य में जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, राज्य में जिला न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है। ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका, राज्य में अगर कोई काम करता है, नियुक्त करता है तो राज्यपाल करता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक, देखो राज्य में जितने भी नियुक्त होते हैं, राज्य सरकार से संबंधित जितने भी, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री के जितने मंत्री हैं, ठीक, और इससे रिलेटेड जितने भी राज्य के अंतर मंत्री या कोई भी अधिकारी होगा, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। केंद्र में जितने भी होते हैं, जैसे महान्यायवादी कैग हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, चुनाव आयोग, मुख्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक, तो जितने भी केंद्र में सारे काम होते हैं वो सारे कौन, राष्ट्रपति, और राज्य में सारे राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। ऑप्शन है एडीपी, एनएडीपी, एटीपी, CO2। आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन आपने पढ़ा होगा, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी, क्या इसको क्या कहते हैं, श्वसन आपने पढ़ा होगा। तो इसमें ऊर्जा किस रूप में होती है, तो जो श्वसन होता है इसमें ऊर्जा जो होती है एटीपी, इसका फुल फॉर्म लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसे शरीर की एनर्जी कहते हैं। ठीक, शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है, हम जो कार्य करते हैं वहां पे जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में होती है। और श्वसन तंत्र या श्वसन के माध्यम से ऊर्जा बनती है। कैसे बनती है, सबसे पहले हम सांस लेते हैं, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कहाँ पे जाएगी, फेफड़े में जाएगी। फेफड़ा क्या करता है, जो रक्त आता है फेफड़े में उसमें ये मिक्स कर देता है ऑक्सीजन को, और फिर रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, कोशिका में, कोशिका में जाएगा,
कोशिका से कहाँ जाएगा, कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसको कहते हैं क्रेब्स चक्र चलता है। और इसी क्रेब्स चक्र के माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है, और जिसमें 36 एटीपी बनता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 36 एटीपी बनता है, 36 याद रखना, कितनी बनता है, 36। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र बनता है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें कितने एटीपी बनते हैं, 36। ठीक, 36 एटीपी। और इसे शरीर की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो श्वसन में क्या बनता है, ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसे बनता है, हमने कहा जब ऑक्सीजन पहुंचता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, पहले फेफड़े में, फेफड़े से ब्लड में, ब्लड से माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचता है, क्रेब्स चक्र चलता है, वहां पे ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है पाइरूवेट में। ठीक, ग्लूकोज ही तो हमें एनर्जी देता है, और ग्लूकोज को तोड़ता कौन है, ऑक्सीजन, और ये किसमें टूटता है, पाइरूवेट में, और तब हमें 36 एटीपी बनता है। ठीक, ग्लूकोज में। फिर देखो श्वसन तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, कहाँ पे जाएगी, फेफड़े में, फेफड़े से कहाँ पे जाएगी, ब्लड में मिक्स होगी, ब्लड के द्वारा किसमें जाएगी, कोशिका में, कोशिका से फिर जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र में एटीपी बनता है, कितने, 36 एटीपी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो करता क्या है, ग्लूकोज को तोड़ता है कौन, ऑक्सीजन, और पाइरूवेट में बदल जाता है ग्लूकोज टूटकर पाइरूवेट में बदलता है। ग्लूकोज टूटता किसमें है, पाइरूवेट में। अगला एक ऑप्शन इसमें दिया है CO2, जिसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले ये प्रदूषित नहीं है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषण नहीं होता है। ठीक, इसका उपयोग कोल्ड ड्रिंक में करते हैं, ठीक, इसे सूखी बर्फ कहते हैं। सूखी, क्वेश्चन आता है एक ऐसी बर्फ बताइए जिससे हथेली गीली नहीं होती है, कौन सी बर्फ, तो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। सूखी बर्फ। ठीक, कोल्ड ड्रिंक में, और हमारे जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य कारण, और बहुत चीजें हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से देखो इसको। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत, ऑप्शन है, वर्षा कराती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, पूछा गया है वायुमंडल की ओजोन परत का क्या कार्य क्या है, बताइए जल्दी से। ओजोन परत के बारे में कई लोगों ने सुना होगा। ओजोन परत है हमारे ऊपर नहीं, वायुमंडल में है। तो देखो, सबसे पहले पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर कई सारी परतें हैं वायु की, जिसमें पहली आपकी क्षोभ मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है बाह्य मंडल। वायुमंडल की कितनी परतें हैं, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर इससे ऊपर जाएंगे समताप, मध्य, आयन, बाह्य। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक,
जो ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन का फार्मूला होता है O3। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल पाई जाती है। ओजोन, ओजोन की मोटाई, अगर ये परत है तो इसकी मोटाई होगी। इसकी मोटाई किस पे नापी जाती है? डाबसन, डाबसन, डाबसन से, ये डाबसन इकाई। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? डाबसन इकाई से। ठीक, लाइट चली गई है, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डाबसन से। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो वैसे लाइट चली गई। बाकी हम क्वेश्चन अगले दिन कराएंगे। चलिए फिर, इतने क्वेश्चन है आज के लिए बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार सभी लोग, वीडियो को शेयर कर देना सभी लोग जल्दी से। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन के साथ।